हेलो बच्चों, वेलकम टू ब्रेन बिल्डर्स कोचिंग। मैं सचिन। आज आप लोगों के लिए चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं, या ओवरऑल मैं कहना चाहूँ चैप्टर वाइज मैंने सभी इम्पॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस को जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं वो सभी कवर किए हैं। किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वो आपने अभी तक कवर किए हैं या नहीं कवर किए हैं, किस पैटर्न के क्वेश्चंस को आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस तरह से ये हमारा पूरा लेक्चर रहेगा। तो हम एक एक टॉपिक को पिक करेंगे और उसी को एक्सप्लेन करते जाएंगे। क्या ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आपने कवर कर लिए हैं, यदि नहीं कवर किए हैं तो उसको आपको कैसे कवर करना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पूरे वीडियो का इंटेंशन यही रहेगा। और यहाँ पर बेटा सबसे पहले हम देखते हैं अपना जो पहला चैप्टर है रियल नंबर। चैप्टर का नेम क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर्स पे कैसे क्वेश्चंस आपसे पुट किए जाते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा जाता है, उस पर आपको ध्यान देना है। तो बेटा रियल नंबर्स की मैं बात करूं, रियल नंबर्स पे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है लाइक दिस। मीन्स आपको एक नंबर गिवन होगा, दूसरा नंबर दे दिया जाएगा, एलसीएम गिवन होगा, आपसे एचसीएफ पूछ दिया जाए। या मैं कहना चाहूँ आपको एलसीएम एचसीएफ गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर क्या होगा। ओवरऑल कहने का मतलब ये है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिस इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर्स का जो मल्टीपल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर दिस इज इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। समझ रहे हैं ना, एचसीएफ। इस तरह से ये हमारा एक पैटर्न होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको ऑलवेज फॉलो करना है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है उस पर ध्यान दीजिएगा। द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750। इफ वन नंबर इज 250 देन द फाइंड द अदर वन। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज करना होगा और इजिली आप कर लेंगे। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँ किस पैटर्न का क्वेश्चंस होगा, सेकेंड वन पे फोकस कीजिएगा। लाइक इस तरह के भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 men स्टेप्स ऑफ टुगेदर एंड देयर इज स्टेप्स मेजर्स 54 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। Wait, what is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance complete steps? मीन्स लैंग्वेज पर क्वेश्चंस है। जैसे ही आपने इसको कवर किया तो आपको समझ में आया क्या पूछा गया बेटा, मिनिमम डिस्टेंस। इट मीन्स ये जो भी डेटा दिया गया उसका आपको क्या फाइंड आउट कर देना है, एलसीएम फाइंड आउट कर देनी है। और जो आप एलसीएम फाइंड आउट करेंगे वही एक मिनिमम डिस्टेंस होगी जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। मीन्स ओवरऑल क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करेगी, आपको समझा देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। मीन्स अब नेक्स्ट में पैटर्न की बात करना चाहूँ बेटा, पैटर्न अपना थर्ड है और पूछा है द एलसीएम ऑफ द टू नंबर्स इज एम, देयर एचसीएफ लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज एम टाइम्स देयर एचसीएफ। एलसीएम जो है बेटा एचसीएफ का एम टाइम्स है। नेक्स्ट द सम ऑफ द एलसीएम एंड एचसीएफ इज 750 लिखा है। इफ वन नंबर इज 250 देन फाइंड द अदर वन। ऐसे केस में आपको फर्स्ट बेटा जो मैंने अभी फॉर्मूला सिखाया है इसी की हेल्प से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। मीन्स कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रियल नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की मैं बात करना चाहूँ। नेक्स्ट अपना चैप्टर आता है आपका आता है बेटा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स पर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले माइंड में आपके थॉट्स आता है कि कोई भी इक्वेशन गिवन होगी और उसमें आपसे वैल्यू पूछ ली जाएगी। लाइक मैंने यहाँ पर एग्जांपल्स के लिए लिखा है 3x² माइनस 2 रूट 3x प्लस 2 दिस इज इक्वल 0। इस तरह से एक कोई इक्वेशंस गिवन होगी, उसमें आपसे पूछा जाएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। नेक्स्ट पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the polynomials px x minus 3 plus 9 this is equal 0 has two equal roots। एक आपको polynomials given होगी, उसमें conditions दे दी कि ये real है और real है, देन आप p की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द polynomials 2x² minus 4x plus 5 is 4। और आपको जीरोस का सम दे दिया गया, मीन्स जीरोस क्या है, सॉल्यूशंस है।
किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली आप। तो मीन्स अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बेटा, सी अपॉन ए। तो ये जो बेसिक फॉर्मूले हैं ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अप्लाई करना है, ये भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इस पैटर्न में क्वेश्चंस बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट में चैप्टर्स की बात करना चाहूँ, अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। चैप्टर क्या है नेक्स्ट, पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस पर किस तरह से क्वेश्चंस बनता है थोड़ा सा देखिएगा। पहला अपना जो क्वेश्चंस बेटा बनता है, कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स एंड 3 पेंसिल्स टुगेदर इज 40 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ द 6 पेन एंड द 9 पेंसिल्स टुगेदर भी 130 रुपीज, एक्सप्रेस अबव द स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपको कंडीशंस दी गई है, आपको राइट करना है इसको लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है, तो ये आप आराम से राइट कर सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैरेलली सेकंड पैटर्न अपना कैसा बनता है कि आपको लीनियर इक्वेशंस ऑलरेडी गिवन होंगी, क्या, जैसे ध्यान दीजिएगा, फाइंड द वेदर ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको इक्वेशंस तो गिवन है, बट आपसे पूछा गया कि ये इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, मतलब आपको आइडेंटिफाई भी करना है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशंस पे भी फोकस करना है। नेक्स्ट अपना पैटर्न पूछा जाता है, गिवन द लीनियर इक्वेशंस, ये गिवन है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशंस इन दीज 2 वेरिएबल्स such that the geometrical representation of the pair so formed as कोइंसिडेंट लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। मीन्स लाइंस गिवन है, आपसे पूछा गया कि लाइंस हैं कैसी, मतलब लाइंस गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइंस फॉर्म करनी है कैसी कि वो कंसिस्टेंट लाइन की इक्वेशंस राइट कीजिए, एक आप राइट कीजिएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशंस राइट कीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जाता है। मीन्स आप जब रिवाइज करते हैं पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, तो आपको ये पैटर्न सभी आने चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट अपना चैप्टर आता है, नेक्स्ट चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ही आता होगा तो आपने देखा होगा लास्ट 2-3 ईयर से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को बार बार पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी क्लास में है, आप 8th में भी पढ़ते हैं, 9th में भी पढ़ते हैं और 10th में भी पढ़ते हैं। तो बात ये आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में पहले पूछा क्या जाता है, लाइक लिखा फॉर व्हाट द वैल्यू ऑफ के द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैज द रियल रूट्स। ये पूछा बेटा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जब उसके रूट्स कैसे हो, रियल हो। रियल रूट्स के लिए मैंने बताया होगा डिटर्मिनेंट्स क्या होता है बेटा, डी दिस इज इक्वल 0 मीन्स बी स्क्वायर दिस इज इक्वल 4ac। इस तरह से ये चीज़ें आपको एकदम माइंड में याद ही होनी चाहिए, बेसिक से याद होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इस पर कैसे सेकेंड पैटर्न क्या बनता है, सेकेंड कैसा पैटर्न बनता है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इस पर वर्क करना है। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। लड़की है वो बेटा अपनी सिस्टर की कंपेयर में 2 टाइम्स है, ऑलरेडी दिया गया है। 4 ईयर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस विल बी द 160। ये कंडीशंस और आपको दे दी गई है। एंड फाइंड द प्रेजेंट एज, आपसे प्रेजेंट एज पूछी गई। मतलब इक्वेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो लैंग्वेज में दिए गए होंगे। सिस्टमेटिक एक सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी। आफ्टर दैट बोथ को सॉल्व कर देना होगा आपको। आप दोनों की एज निकाल सकते हैं या किसी का कोई भी डेटा गिवन होगा, इस तरह से आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। नाउ थर्ड पैटर्न बेटा बनता है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नेचुरल नंबर इज 5। मीन्स पहली इक्वेशन तो फर्स्ट लाइन से ही आपने देख ली कि लाइक suppose 2 numbers be x and y, then we say that the first equations will be the x minus y will be the 5। ठीक है, like this लिखा है। and the difference between their reciprocal is 5/14। रेसिप्रोकल्स का भी डिफरेंस दिया है 5/14। इट मीन्स 1/x minus 1/y दिस इज इक्वल 5/14। फाइंड द नंबर्स, आपको नंबर्स पूछे गए जो आपने वैल्यू कंसीडर की है ना x एंड y, इसी की वैल्यूज को निकालना है। तो इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये जो सभी क्वेश्चंस हैं वो क्वाड्रेटिक पर बेस्ड होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर बेस्ड होते हैं। उम्मीद करते हैं ये चैप्टर्स अभी तक आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए होंगे। बात आती है बेटा एपी की। एपी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और जीपी की मैं बात करूं, जीपी आईसीएसई बोर्ड्स में आता है, ये सीबीएसई बोर्ड्स में नहीं है। तो इट मीन्स आपको सिर्फ और सिर्फ एपी ही पढ़नी, और वो भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ ही डेटा पूछा जाता है।
ठीक है, तो किस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर आपको वर्क करना है। लाइक पहला ही अपना पैटर्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है इफ द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज, लाइक यहां पर बेटा गिवन है एस एन, दिस इज इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n, देन फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। आपसे पूछा गया कॉमन डिफरेंस निकालिए। इट मींस आप n की वैल्यू को पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म्स का सम निकल आएगा, 2 पुट कर देंगे तो 2 टर्म्स का सम निकल आएगा, 3 पुट कर देंगे तो 3 का, एंड देन इसकी हेल्प से आप सेकेंड टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं और फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पैटर्न पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकेंड अपना पैटर्न पूछा जाता है विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। मीन्स आपको बेटा ये सीरीज दी गई है और पूछा गया पहला टर्म से ऐसा कौन सा होगा कि जो नेगेटिव है, ठीक है। तो इट मींस नेगेटिव, तो आपको पता नहीं नेगेटिव होगा क्या, तो ऐसे केस में पहले आपको जीरो फाइंड आउट करना होगा, नेक्स्ट जीरो के आगे जो भी टर्म्स होगा वो क्या होगा, आपका नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो यहां से बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और थर्ड की मैं बात करना चाहूं, द हाउसेस इन अ रो आर नंबर्ड consecutively from 1 to 49 so that these exist a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following x। it means एक क्वेश्चन दिया गया है कि एक घर है बेटा, एक रो में बने हुए हैं, जैसे लाइक आप मान लीजिए इस तरह से एक लाइन में सभी मकान बने हुए हैं, घर बने हुए हैं और नंबरिंग है बेटा 1 to 49। और यहां पे बोला एक कोई हाउस है बीच में x नंबर का, इससे पहले और इसके बाद के मकान का जो सम है, इनके मकान पे जो नंबरिंग है, जैसे आपने बोला 1 है तो 1 ही काउंट करना है, 10 लिखा तो 10 काउंट करना है। इस तरह से जो इनकी नंबरिंग है, इनका सम और इधर का सम दोनों कैसे हैं बेटा, बराबर हैं। तो आपसे पूछा गया x की वैल्यू बताइए। लिखा लैंग्वेज में है बट आपने क्वेश्चंस को पढ़ा, समझा एंड देन इक्वेशंस को फॉर्म किया और आपने दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट कर दिया। इस तरह से आपका आंसर्स आ जाएगा, समझ रहे ना। तो ये भी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके कैसे हो गए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं और इक्वेशंस आपको बनानी पड़ रही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन समझना है, ये बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट पैटर्न पे मैं बात करना चाहूँ। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेटा है ट्राइंगल। और ट्राइंगल्स पर बेस्ड आपकी बेसिक थ्योरम्स आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या याद होनी चाहिए, जैसे बुक आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको सभी थ्योरम्स को रिवाइज कर लेना है। आफ्टर दैट आपको वर्क करना है कि क्या ये पैटर्न आपने कवर किए। देखिएगा लिखा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्राइंगल्स ए बी सी सच दैट डी इज पैरेलल टू बी सी, ए डी दिस इज इक्वल 2.4, डी बी दिस इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर, ए सी इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड ए ई। इस तरह से आपसे ए ई पूछा गया, मतलब बीपीटी थ्योरम अप्लाई करना है। क्या बीपीटी थ्योरम याद करना है, तो ये आप रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट मैं बताऊं, पीपीटी थ्योरम में किसी को डाउट्स तो नहीं है, हो सकता है किसी को प्रॉब्लम। देखिए मैं बेटा बात कर रहा हूं पीपीटी थ्योरम्स की, लाइक एक ट्रायंगल्स है, इसमें मैंने बोल दिया ये किसी एक पर्टिकुलर रेशियो में ट्रायंगल्स एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, ये लाइंस देखिएगा ए बी सी डी है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये बेटा डी है, ये बेटा ई है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस दिया है, ये दोनों ही जब ये पैरेलल हैं तो इट मींस ये छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल्स के सिमिलर होगा। छोटा सा जो ट्रायंगल दिख रहा है बड़े वाले ट्रायंगल्स के क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इट मींस आप यहां राइट कर सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, ध्यान दीजिए ए डी अपॉन ए बी दिस इज इक्वल ए ई अपॉन ए सी, ठीक है, और डी ई अपॉन बी सी, ठीक है। ये आपको पता ही होना चाहिए, ये समझिए इस ट्रायंगल्स चैप्टर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। नेक्स्ट पैटर्न पे बात करना चाहते हैं, लिखा है through a midpoint of a M of a side CD of a parallelogram ABCD, the line BD is drawn intersecting AC at a L and AD produces E and AD this is equal DE, prove that EL this is equal to BL। ये क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इसमें आपको पहले सिमिलैरिटी अप्लाई करनी होगी। आफ्टर दैट आप क्या करेंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज को राइट कर देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया तो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स की जितनी भी थ्योरम्स है उस पर वर्क करना है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँ जो ट्रायंगल्स पे पर बेस्ड है, लिखा है इन अ ट्रायंगल एबीसी एडी दिस इज एडी
AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, AD क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर्स है, और AB दिस इज इक्वल दिस, BD दिस इज इक्वल दिस, और BC दिस इज इक्वल 6 हियर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AC, और AC की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो ऐसे केस में आपको बहुत ध्यान होगा, एक सिंपल सा ट्रायंगल्स बताया था और मैंने आपको सिखाया, सपोज ये ट्रायंगल ABC है, क्या है, ABC, और एंगल A को किसी ने बाइसेक्ट किया है, एंगल ए को किसी ने बाइसेक्ट किया, ऐसे केस में मैंने बताई एक थ्योरम होती है बेटा, यहां से राइट कर सकते हैं, AB अपॉन AC, AB अपॉन AC दिस इज इक्वल BD अपॉन DC, ठीक है, BD अपॉन DC। जैसे मैंने ये राइट किया तो हो सकता है काफी बच्चों के माइंड में थॉट आ रहे हो कि सर आपने तो बताया था AB अपॉन BD दिस इज इक्वल AC अपॉन DC। देखिए इंटरचेंज करेंगे तो वही चीज आएगी, दोनों ही एक ही पैटर्न है, दोनों ही एक ही पैटर्न है, आपको जो माइंड में बैठा रहे वही आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जरूरी नहीं जी जो मैंने ये राइट कर दिया और आपको इंटरचेंज करना पड़े, आपको जैसा इजी लगे आपको वही याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या, चैप्टर का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट्स आए तो आपके माइंड में सबसे पहले आ गया हो गया एब्सेसिया एंड द ऑर्डिनेट। एब्सेसिया बेटा होता है क्या, एब्सेसिया होता है बेटा एक्स एक्सिस पर, और ऑर्डिनेट होता है बेटा बाई एक्सिस पर। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो तो चीजें पूछी जाती हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मींस डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यदि कोई लाइन एक पॉइंट से पास होती है उसकी इक्वेशंस कैसे राइट करते हैं आपको पता होना चाहिए। यदि कोई भी लाइन 2 पॉइंट से पास होती है उसका बेसिक फॉर्मूला है क्या, लाइक दिस। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उस पर पहले ध्यान देते हैं। लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ए वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज दिस एंड B इज द पॉइंट ऑफ दिस वन। बेटा AB क्या है, एक डायमीटर है, A आपको गिवन है, B आपको गिवन है, बताया कि ये डायमीटर है, आपसे सेंटर के पॉइंट्स पूछे गए, मींस आपको मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करना है। प्लस आपको ये भी चीज पता होनी चाहिए कि यार डायमीटर है तो वो सेंटर से पास होगा, और उसका मिड पॉइंट होगा वो एक सर्कल का सेंटर ही होगा। क्लियर है ना, तो कहीं ना कहीं इस तरह से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और यहां पर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 2, मतलब जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा जाता है कोऑर्डिनेट्स का, वो सेकंड पैटर्न क्या है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट P इज ट्वाइस इट्स द बाय कोऑर्डिनेट। जो कोऑर्डिनेट्स हैं ध्यान दीजिएगा, लाइक मैं किस कोऑर्डिनेट्स की बात करूं, कोई भी पॉइंट है A, मैंने B बोला, तो यहां पर बेटा बोला गया कि जो x का कोऑर्डिनेट है वो B के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स है, B मतलब यहां पर बाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स की बात की गई है। नेक्स्ट बताया इफ द P इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस इज Q एंड R देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P। मींस इस केस को कैसे बताया बेटा, एक आपके पास पॉइंट है P और यहां से इक्विडिस्टेंस पर ये जो P है ना वो Q एंड R से इक्यू डिस्टेंस पे है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस कैसे हैं, बराबर हैं, और दोनों को बराबर ऑलरेडी गिवन है। इसको आपको अप्लाई करने के लिए आपको डिस्टेंस फार्मूला आना चाहिए, और डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या, आपके माइंड में तुरंत आएगा, तो बेटा डिस्टेंस फार्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्लियर है ना, इस तरह से ये आपको फॉर्मूला आना चाहिए, और ये किसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। क्लियर। नेक्स्ट बेटा पैटर्न पूछा गया है आपसे, डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन दिस वन एंड डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस वन। एक बेटा लिखा है कि आपके पास 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये मैंने पॉइंट्स दे दिए बेटा A एंड B, ठीक है। एक थर्ड लाइन है वो इसको क्या करती, इंटरसेक्ट करती है। आपसे पूछा गया ये किस रेशियो में डिवाइड करती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो मैंने ऑलवेज आप लोगों को बताया कि उसको m/n मत राइट कीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे केस में आप m/1 कंसीडर कर लीजिए, n/1 कंसीडर कर लीजिए, तो आपकी कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3, -1, और B के बेटा कोऑर्डिनेट गिवन है 8, 9। क्लियर है। और ये जो लाइन है, लाइन के कोऑर्डिनेट्स हैं, लाइन है क्या, x - y - 2 दिस इज इक्वल 0, ठीक है। इस तरह से आपको ये पूछा, ये जो लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये किस रेशियो में इसको डिवाइड करती है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड पॉइंट, यदि कोई भी लाइन है
और ये बोला कि ये पॉइंट इस पर सेटिस्फाई करता है, लाई करता है या नहीं करता है, इट मीन्स वो पॉइंट यदि उस पर लाई करता है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसका ओवरऑल कहने का मतलब ये है, आप जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसको पुट कर दीजिए, यदि वो उसको सेटिस्फाई कर जाए तो आप बोल देंगे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो उसको फुलफिल करते। इट मीन्स आप बोल सकते हैं कि वो जो पॉइंट है उस लाइन पर लाई करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट मैं आगे बढ़ रहा था, जस्ट वेट। नेक्स्ट अपना बेटा जो टॉपिक है, जो चैप्टर का नाम है वो क्या है? इंट्रोडक्शन टू द ज्योमेट्री। अब इंट्रोडक्शन टू द ज्योमेट्री में आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, साइन कॉस टेन कॉट से कोशेक। अब उसमें आपस में क्या रिलेशन होता है बताया था पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल से आपको पता होगा, प्लस बेसिक आइडेंटिटीज पता होंगी, 3 आइडेंटिटीज तो आपको याद ही होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल 1 होता है। और नेक्स्ट क्या होता है बेटा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल 1। नेक्स्ट आता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी 1। इट मीन्स ये जो 3 आइडेंटिटी है ना, इसी से 2 आइडेंटिटीज और फॉर्म हो जाती हैं। ओवरऑल ये 9 आइडेंटिटीज हो जाती हैं। आपको बस 3 याद होनी चाहिए। इसके अलावा आप सभी जो भी हैं जो उससे 2 आइडेंटिटी निकलती हैं वो आप उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, इस पर अभी आपको वर्क करना है। जस्ट वेट, देखिएगा। पहले बात करते हैं बेटा, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn दिस इज इक्वल 3n स्क्वायर प्लस 5n। ये बेटा पैटर्न थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जस्ट वेट, 1 मिनट, नो चेंज। ठीक है, ट्राइंगल्स है, कोऑर्डिनेट है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे, स्लाइड्स चेंज हो गए। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की मैं बात करूं, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पूछा गया? ये पूछा गया प्रूव दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। इस तरह से इसको प्रूव करना है। तो मीन्स ओवरऑल आपको जो बेसिक आइडेंटिटीज है उसी तरह से वही आइडेंटिटी का यूज करके इसको आप प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न पे पूछा जाता है, ये बेटा आपको गिवन होगा एंड देन पूछा गया कि इसको आपको प्रूव करना है। इट मीन्स आप किसी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं और बेसिक एल्जेब्रा की आपको आइडेंटिटीज अप्लाई करनी होंगी और इसको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। ऐसे पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मींस ट्रिग्नोमेट्री की जैसे ही बात करते हैं तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए प्रूविंग पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। और जो ये प्रूविंग पर बेस्ड क्वेश्चन होता है वो प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। यदि प्रॉपर प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी आपको प्रॉपर आइडेंटिटी पर बेस्ड है। आइडेंटिटी के साथ साथ आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी आनी चाहिए। लाइक जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा 10a, क्या लिखा है? 10a प्लस कॉसेक बी होल स्क्वायर। मीन्स आपको x प्लस बाई का होल स्क्वायर आना चाहिए। दिस इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई। लाइक माइनस होगा तो वहां पर केस में सिर्फ माइनस 2x बाई हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बेसिक्स आइडेंटिटी आपको ट्रिग्नोमेट्री की और साथ ही साथ एल्जेब्रा की दोनों ही आनी चाहिए। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है। नेक्स्ट टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। अब सम एप्लीकेशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री को हम बोल सकते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस। इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पूछा जाता है उसको समझते हैं। मींस आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट हो क्लियर और आपको डायग्राम बनाते जाना है। क्या बनाना है? डायग्राम। मींस क्वेश्चंस को रीड करना है, डायग्राम बनाना कैसे समझिएगा। लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट, 40 मीटर अवे फ्रॉम द फुट एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। ये लिखा कि बेटा एक टावर है, टावर के फुट से कितने मीटर दूर? 40 मीटर दूर। आप देख रहे हैं एक पॉइंट से जो टावर का एंगल है वो बेटा है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री है, ऐसा गिवन है। क्लियर है? आगे लिखा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द वाटर टैंक इज 45। अब इसके ऊपर बेटा एक वाटर टैंक है और यहां से मैं यदि एंगल देख रहा हूं, ठीक है, तो ये बेटा एंगल कितना हो जाता है? बेटा 45 डिग्री हो जाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट क्या है ये आपसे पूछा गया है। आगे पूछा द डेप्थ ऑफ द टैंक, टैंक की डेप्थ क्या है ये बेटा पूछा गया। तो इसमें क्या कर देंगे आप बेटा? साइन अप्लाई कर सकते हैं। साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अगेन साइन 45 अप्लाई कर देंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस तरह से एच और डी की वैल्यू फाइंड आउट की जाएंगी।
नेक्स्ट डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर डायग्राम बना लीजिए, आपका 50 to 60% क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो बनाते हैं कैसे, इस पर भी ध्यान देना है। लिखा है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड इज 60 डिग्री। बेटा ग्राउंड से आप देख रहे हैं, ग्राउंड से बेटा आप देखते हैं क्या, एक एरोप्लेन है, सपोज यहाँ पर एरोप्लेन है और ये बेटा ग्राउंड है, ये क्या है आपका ग्राउंड है। यहाँ से आप एरोप्लेन देखते हैं इस ग्राउंड से, तो एंगल कितना फॉर्म होता है 60 डिग्री। आफ्टर 30 सेकेंड्स लिखा है आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ द एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्री। बेटा 30 सेकेंड्स में ये एरोप्लेन इधर मूव कर जाता है। ऐसे केस में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो गया और एंगल आ गया बेटा 30 डिग्री पर। ठीक है, कितना टाइम लगा इतने में, यहाँ पर बेटा आपको लगा 30 सेकेंड्स। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक, 30 सेकेंड्स। यहाँ से एरोप्लेन इस साइड तक मूव कर गया। आगे लिखा है if the aeroplane is flying at a constant height of the 300 root 3000 not a 300 3000 root 3 meter, find the speed of the aeroplane। आपसे पूछा है एरोप्लेन की स्पीड क्या होगी, कब, जब आपको इसकी हाइट तो बेटा दे ही दी गई है। इट मीन्स ऐसे केस में आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ये डिस्टेंस है कितनी। ये डिस्टेंस जब निकाल देंगे तो आप अप्लाई कर देंगे स्पीड दिस इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपका आंसर आ जाएगा। मीन्स इस क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस के साथ साथ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को भी इंक्लूड किया गया है। तो ये इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर बात करते हैं। नेक्स्ट कैसा पैटर्न पूछा जा रहा है आपसे, ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिएगा। लिखा है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स ऑन ईदर साइड्स ऑफ द टावर आर फाउंड टू बी एज अल्फा एंड बीटा इफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज डी मीटर सो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज। ठीक है, इस तरह से ये प्रूविंग का क्वेश्चन है। ये मैंने ऑलरेडी आपको क्लास में समझाया है, वीडियोस में पढ़ा हुआ होगा यदि आप देखना चाहें, सम एप्लीकेशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वहां भी आप लोगों को बताया था। मीन्स एग्जाम के पर्पज से ऐसा समझिएगा कि आपका ये आना ही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अपना जो चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर है बेटा सर्कल। सर्कल पूरा डिपेंड होता है बेटा थ्योरम्स पर। जिसने प्रॉपर थ्योरम्स लर्न कर ली, जिसने थ्योरम्स पे वर्क कर लिया, 5 टाइम्स रीड कर ली, इट मीन्स बहुत सर्कल के क्वेश्चंस इजीली सभी कर लेगा। ठीक है, और जिसने प्रॉपर थ्योरम्स कवर नहीं की तो उसका ये बाउंस हो जाएंगे, उसको कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आते। तो क्या कीजिएगा, आपका 10 मिनट्स का वर्क है, 10 मिनट्स में बेसिक थ्योरम रिवाइज कर लीजिएगा, आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। अब क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं तो उस पर ध्यान दीजिएगा। लाइक ये दिया है द रेडियस ऑफ द 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मीन्स बेटा 2 सर्कल हैं और जिनका सेंटर क्या है, सेम है। ठीक है, आपने बना दिया। ये लिखा है बेटा 8 and 13 सेंटीमीटर। पी क्यू इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। बेटा पी क्यू क्या है, एक डायमीटर है बिगर सर्कल का। तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पर पी क्यू फॉर्म कर दिया। जितना आपको क्वेश्चंस रीड करना है उतना आपको यहाँ पर लिखते जाना है, मीन्स डायग्राम बनाते जाना है। नेक्स्ट लिखा है क्यू आर इज अ टेंजेंट। क्यू आर क्या है बेटा, एक टेंजेंट है। आपने बेटा क्यू आर टेंजेंट्स बना दी। QR is a tangent to the smaller circle touching it at R। स्मॉलर सर्कल को बेटा कहाँ पे टच करता है, स्मॉल सर्कल को कहाँ पर बेटा टच करता है, R पर। फाइंड द लेंथ ऑफ PR। आपको क्या फाइंड आउट करना है, PR फाइंड आउट करना है, ये आपसे पूछा गया। क्लियर है, जैसे आपने क्वेश्चंस को रीड किया, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछा गया है तो आपको टेंजेंट्स पता होनी चाहिए, डायमीटर पता होना चाहिए और टेंजेंट्स किस तरह से ड्रॉ करनी है ये आपको पता होना चाहिए। मींस ओवरऑल बेसिक्स पता होना चाहिए एंड देन यू कैन डू इट। नेक्स्ट बेटा पैटर्न पे बात करते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सिप्रा प्रिपेयर्स अ प्रोजेक्ट फॉर अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। Diagrammatic representations of the projects is given in the figure. PQ and the PR are the pipes touching the circular pit. Length of these pipes in 5 meter each. What is the perimeter of this? Means आपको ऑलरेडी डायग्राम्स दिया जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्राम आपने ऑलरेडी फॉर्म किया है। ये एक बार होगा कि आपको ऑलरेडी डायग्राम्स दिया जाएगा एंड देन आपसे बोला जाएगा फाइंड द दिस वन। ठीक है, अब नेक्स्ट पैटर्न क्या पूछा जा रहा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, टेंजेंट P and PB आर द ड्रॉन टू अ सर्कल विद अ सेंटर O. CD is the tangent to a circle at a point E.
PA इज 14, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस वन। तो ये आपको पैटर्न्स पता होने चाहिए। ऐसे केस में क्या होता है, पैटर्न्स आपको प्रॉपर पता होने चाहिए। लाइक यहाँ पर कौन सा यूज हो रहा है, मैंने ये बोला कि बेटा दो ये टेंजेंट है, तो आपको बताया था कि टेंजेंट ऑलवेज कैसे होंगे, इक्वल होंगे। टेंजेंट्स कैसे होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। ये आपको बेसिक्स पता होनी चाहिए। टेंजेंट्स के साथ मैंने एक और केस बताया था कि आपका बेटा ये टेंजेंट है तो रेडियस के साथ ऑलवेज 90 डिग्री फॉर्म करेगा। एक और बेटा पैटर्न बताया था, यदि इस तरह का कोई डायग्राम बन के आता है तो ये जो रिमेनिंग दो जो एंगल हैं, एंगल ये और एंगल ये, दोनों का सम 180 होगा। क्यों, बिकॉज ये 180 है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर अ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360। मींस इस तरह से आपको हर चीज बहुत अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। और नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है बेटा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में जब भी बात करते हैं, इसको हम बोल सकते हैं एक लाइन में मेंसुरेशन। क्या बोल सकते हैं, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। कैलकुलेशन कभी कभी मिलेगी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं होती, बस आपको बेसिक्स फॉर्मूले, ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट की कोई ज़रूरत नहीं, बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा लिखा है आ हाउसिंग society collects rainwater from the roof of its building of an area 22 meter and 20 meter in a cylindrical vessel of the diameter 2 meter and height 3.5 meter and then pumps this water into a main water tank so that everyone can use it. On a particular day, the rainwater collected from the roof just fill the cylindrical vessels to the brim. कैलकुलेट द रेनफॉल इन सेंटीमीटर। मीन्स ऐसे बताया गया कि आपकी सोसाइटी, आप सोसाइटी को इग्नोर कीजिए, आप अपने घर को लीजिए। आपका घर है, घर की छत है, छत की लेंथ और ब्रेथ दी गई है, कितनी है, 22 × 20। अब ये जो वाटर है इसमें कितनी बारिश हुई है ये आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स कितनी ऊंचाई तक बारिश हुई है, कितनी हाइट तक पानी भर गया था, ये आपको बताना। वो जो पानी आपने एक्सट्रैक्ट किया है एक वेसल में, कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है। एक आपके पास वेसल है, एक आपके पास बर्तन है जो कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप में है। उसकी हाइट दी गई है, रेडियस गिवन है। इट मीन्स आप उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं और वो जो वॉल्यूम होगा यहाँ पर एक क्यूबॉइडिकल शेप बन जाएगा। आपकी छत पर यदि पानी भर दिया जाए तो जो वाटर होगा, वाटर का शेप क्या होगा, क्यूबॉइडिकल शेप में होगा। दोनों का वॉल्यूम आपको बराबर रख देना है और ऐसे केस में आप निकाल सकते हैं कि बेटा हाइट क्या होगी इसकी, वाटर की, ठीक है। वही आपसे पूछा गया, मींस आपको कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। तो ऐसे केस में जनरली होता है क्या, दोनों केस में वॉल्यूम्स आपके इक्वल होंगे, ठीक है। आप रिकास्ट कर दीजिए, मेल्ट कर दीजिए, तो ऐसे केस में ऑलवेज वॉल्यूम ही इक्वल होंगे और कुछ भी इक्वल नहीं रखेंगे। देखिएगा सेकेंड क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, द internal and the external diameter of the hollow sphere cells are 6 cm and 10 cm respectively. It is melted and recast into a solid cylinder of the base diameter 14 cm. Find the height of the cylinder so formed. आपके पास एक बेटा हॉलो सिलेंडर, हॉलो स्फीयर है। हॉलो क्या है, स्फीयर है। हॉलो स्फीयर को आपने किया मेल्ट, तो इट मीन्स एक बड़ा सा हॉलो स्फीयर आपने देखा, हॉलो स्फीयर को आपने किया मेल्ट, उससे बेटा आपने बना दिया सिलेंडर। आपसे पूछा उस सिलेंडर की हाइट क्या होगी, आपको कैसे निकालेंगे। देखिए हॉलो है तो क्या हुआ, उसमें कुछ तो मेटल यूज किया, तो मेटल्स का आपको वॉल्यूम निकालना होगा। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³। ध्यान से सुनिएगा, 4/3 πr³। उससे छोटा सा माइनस कर देना, मतलब -r³। छोटा राइट कर सकते हैं। इस तरह से इस पेयर का वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा और ये जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, सिलेंडर के। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, πr²h। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछा गया, मतलब रिकास्ट कर दिया, उसको यूज कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट लिखा है अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ द डायमीटर 12 cm एंड द हाइट 15 cm इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द 12 टॉयज इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन माउंटेड ऑन अ हेमीस्फीयर। फाइंड द रेडियस ऑन द हेमीस्फीयर इफ द टोटल हाइट ऑफ द कोन इज 3 times द रेडियस। ये आपको रिलेशन दिया गया हाइट और रेडियस का। हाइट आपको बताया 3 times है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपको बताया आपके पास जो सिलेंडर है, सिलेंडर को बेटा आपने मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद आपने ट्वाइस में कन्वर्ट कर दिया। और ट्वाइस कैसा है, इस तरह से, लाइक कोन। आपने देखा होगा आइसक्रीम खाने जाते हैं, लाइक इस तरह से हमने ट्वाइस को बनाए। और कितने ट्वाइस बनाए बेटा, 12। तो ये जो 12 ट्वाइस होंगे उनका जो वॉल्यूम होगा वो बेटा एक सिलेंडर के वॉल्यूम्स के इक्वल है।
क्यों? बिकॉज इसी को आपने रिकास्ट किया है, और रिकास्ट में होता है क्या, वॉल्यूम हम इक्वल कंसीडर करते हैं, जो वेस्टेज होता है वो यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाता। जनरली यदि कभी भी वेस्टेज को कंसीडर किया जाएगा तो वो लिखा होगा कि आपका 20% वेस्ट चला गया, 5% वेस्ट चला गया, ठीक है, क्लियर है। जब तक लिखा नहीं गया तो आप मानेंगे 100% आपने यूटिलाइज किया, कुछ भी वेस्ट नहीं गया, ठीक है। या तो बच्चे तुरंत क्लास में यही पूछते हैं, सर इसमें तो काफ़ी चीज़ें वेस्ट चली गई होंगी, जब उसको हीट किया, एनर्जी दूसरे में फॉर्म हुई, तो कहीं ना कहीं जो एटम्स हैं, एटम्स डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, वेट कम हो गया होगा। अब बहुत से क्वेश्चंस माइंड में थॉट्स आते हैं और वो बिल्कुल सही हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक कुछ भी गिवन नहीं है तो हम अपनी तरफ से कुछ भी कंसीडर नहीं कर सकते। नेक्स्ट बेटा अपना टॉपिक आता है सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम्स पे मेरी अभी बात हुई है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स पे जब बात हुई तो नेक्स्ट अपना टॉपिक बनता है स्टैटिक्स में। स्टैटिक्स में बेटा सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मीन, मोड, मीडियन। मीन है क्या पहले से समझिए, मीन यदि अनग्रुप्ड है तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। बेटा ये मोड की बात की जाए तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड, जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है उसी को आप मोड बोलते हैं। मीडियन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में पहले आप अरेंज करते हैं, और मिडिल मोस्ट टर्म इज कॉल्ड द मीडियन, पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, बीच में जो भी है वही आपका मीडियन है। अब प्रॉब्लम तब आती है जब बेटा, जैसे आपको मैं सिंपल सा एग्जाम्पल्स देता हूँ, लाइक 3 डेटा हैं, तो आपसे मैं पूछूं मीडियन क्या है, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, मिडिल टर्म्स क्या होगा, मीडियन होगा, आपने फाइंड कर लिया। अब सपोज 4 डेटा है, मतलब 4 का मतलब यहाँ पर मैं इवन से बात करना चाहता हूँ, इवन नंबर है, तो ऐसे केस में मिडिल मोस्ट 2 टर्म्स निकल आएंगे, इनके दोनों की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, ऐड करना है, अपॉन 2 कर देना है, इसी पर बेस्ड बेसिक फॉर्मूले बनाए गए। बस आपके माइंड में ये थ्योरम्स जो कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इस पर क्वेश्चंस पूछे कैसे जाते हैं, हाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, लाइक हो सकता है कोई क्वेश्चंस लैंग्वेज पर पूछ लिया गया, यहाँ पर आपसे पूछ लिया गया इंक्लूसिव सेंस क्या है, नेक्स्ट आपसे बेटा पूछ लिया गया सेकंड पर फोकस कीजिएगा, फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ दिस वन। क्लास मार्क्स मैंने बताया दोनों को ऐड कीजिए, अपॉन 2 कर देंगे तो इससे क्लास मार्क्स आ जाएगी। ऐसे स्टैटिक्स में बहुत ईजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट क्या लिखा है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स इफ द मीन marks is 18 and marks are 5, 10, 15, 20, 25, 30 and so on। इस तरह से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या टेबल बना के दे दी जाएगी और आपसे पूछ लिया जाएगा इसका मीन फाइंड आउट कीजिए, मींस ग्रुपिंग में होगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस को सभी को आपको रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आता है, और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। संभावना क्या है किसी भी चीज की, प्रोबेबिलिटी है क्या, तो बेसिक सी चीज की फेवरेबल आउटकम्स पे आपको वर्क करना है, साथ ही साथ बेटा टोटल आउटकम्स हैं कितने वो आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं बेटा, कॉइन से पूछा जाता है, या डाइस से पूछा जाता है, या कार्ड से पूछा जाएगा, या यहाँ से नहीं पूछा गया तो बेटा मार्बल से पूछ लिया जाएगा। बात करते हैं मार्बल्स के केस में, उनके डिफरेंट कलर्स होंगे। कॉइन की बात की जाए तो बेटा एक कॉइन है तो टोटल आउटकम्स 2 होंगे, 2 कॉइन्स हैं तो 2 2 4 हो जाएगा, 3 है तो 4 2 8 हो जाएगा। मींस जितने भी कॉइन्स होंगे उतने ही फेसेस टाइम्स का फेस नंबर ऑफ फेस से मल्टीपल कर देंगे, क्लियर है। डाइस की बात की जाए तो डाइस की बात करते हैं तो डाइस में बेटा नंबर ऑफ फेसेस होते हैं 6, 1 डाइस है तो 6, 2 डाइस है तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 6 6 36, नॉट 6 + 6 12, काफ़ी बच्चे 12 लिख देते हैं, वहीं पर एरर हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी एरर नहीं करनी है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी पर कैसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ बेल सफल्ड पैक ऑफ द 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर किंग नॉर अ क्वीन। इट मीन्स आपको कार्ड्स की बेसिक्स नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, मतलब जैसे ही कार्ड कोई का नेम दिया जाए आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाए। तो सबसे पहले जरूरी बात आ जाती बेटा कार्ड्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। प्लेइंग कार्ड्स होते कितने हैं 52 कार्ड्स में मैं देखना चाहूँ अपने पास 26 बेटा रेड कार्ड होते हैं और 26 अपने पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है। 26 बेटा रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ही ब्लैक कार्ड होते हैं। रेड कार्ड की मैं बात करूं तो रेड कार्ड में बेटा डायमंड आता है और बेटा एक आता है हार्ट। हार्ट बेटा देखिए उसमें ब्लड होता है तो कैसा होता है, रेड होता है, और यदि आप डायमंड परचेज करने जाते हैं तो आपका फेस रेड हो जाता है। इस तरह से आप ये चीजें याद रख सकते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूं बेटा जो डायमंड है और हार्ट है उनका कलर कैसा होता है, रेड होता है, और ये बेटा 13 कार्ड्स होते हैं। कितने बेटा 13। आगे बात करते हैं ब्लैक कार्ड्स की। ब्लैक कार्ड्स बेटा एक होते हैं स्पेड, एक होता है क्लब। स्पेड होता है क्लब, ये भी बेटा 13 मींस ओवरऑल ये सभी के कार्ड्स कितने हैं 13 है। अब बात ये आती है 13 कार्ड्स हैं कौन से,
उनको भी तो आइडेंटिफाई करना है। तो 13 कार्ड्स की मैं बताना चाहूँ, यदि मैं नंबरिंग कर दूँ 1 से लेके 13 तक, आप इमेजिन कीजिए ये 1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट जो कार्ड है उसको बेटा बोलते हैं एस। फर्स्ट कार्ड को क्या बोलते हैं? एस। फर्स्ट कार्ड इंपॉर्टेंट है और लास्ट के 3 कार्ड्स इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज लास्ट के 3 कार्ड्स को ही बेटा बोलते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें बेटा बना होता है फेस। ठीक है, एक्चुअली जो नाम है वही चीज है, फेस बना रहता है। तो है कौन ये? फेस कार्ड है बेटा जे क्यू के। जे क्यू के, जे फॉर कौन है? जोकर नहीं है, जैक है। जे फॉर क्या है? जैक है। क्यू फॉर क्वीन है और के फॉर किंग है। और इनको क्या बोलते हैं बेटा? फेस कार्ड बोलते हैं। मींस आप कहना चाहेंगे कि यदि किसी भी एक पार्ट्स को मैं पिक कर लूं तो उसमें आपको एस मिलेगा और बेटा 3 फेस कार्ड मिलेंगे। और 3 में कौन कौन मिलेगा? जे क्यू के मिलेगा, जैक, क्वीन एंड किंग मिलेगा। ठीक है, ओवरऑल फेस कार्ड की बात की जाए तो बेटा ऑलवेज आप 12 राइट करेंगे। कितने लिखेंगे? 12। ठीक है, फेस कार्ड में कभी एज को कंसीडर नहीं किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट पैटर्न पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 पर फोकस कीजिएगा। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ फेस कार्ड, अ कार्ड विच इज नाइदर अ किंग नॉर अ रेड कार्ड। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, पूरा कार्ड पर ही बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा पूछा गया, अ बैग कंटेन्स 6 ब्लैक बॉल्स एंड सम व्हाइट बॉल्स, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल फ्रॉम अ बैग इज डबल दैट ऑफ अ ब्लैक बॉल्स। ब्लैक बॉल से बेटा यदि डबल है तो नंबर ऑफ कार्ड्स भी कैसे होंगे? डबल होंगे। क्यों? जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इट मींस वो आर्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। तो आप इस तरह से ये जो चैप्टर है अपना प्रोबेबिलिटी को समझ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में बहुत कम राइट करना पड़ता है, प्रोबेबिलिटी में बहुत कम कैलकुलेशन है, ये फ्री के मार्क्स होते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं इस तरह से प्रोबेबिलिटी तक की चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। और ये जो प्रोबेबिलिटी अपना है ये बेटा लास्ट चैप्टर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का अपना जो टारगेट रहेगा 1 बाय 1 करके, मीन चैप्टर बाय चैप्टर करके हम सभी फॉर्मूले को और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को जो वर्बली एक्सप्लेन हो सकता है फास्ट क्विक रिवीजन करेंगे। क्योंकि अपने लिए मैथ्स के लिए सबसे जरूरी है बेसिक फॉर्मूला एंड कॉन्सेप्ट। जो अपना नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी पर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आज जो मैंने वीडियो समझाया है उसका आप इंटेंशन समझ पाए होंगे कि आपके किस तरह के पैटर्न्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज पूछे जाते हैं। ये आपके दिमाग में जब होगा तो जब आप रिवाइज करेंगे तो पूरा आप एक बार सिलेबस रिवाइज कर पाएंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।